हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का भी ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो थे क्या। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो क्या हैं, तो देखो क्या है, राज्य के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ निर्धारित की गई थी हमारे संविधान में कि जो क्या करेंगी, निर्देश देंगी राज्य को कुछ काम करने के लिए समाज में। ये हमारे भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने क्या करा, जब संविधान बना रहे थे उस समय क्या था, भारत में सामाजिक तौर पर बहुत सारी चुनौतियाँ थीं जो सामने खड़ी थी। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या करा, राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए, संविधान में शामिल किए, जिससे राज्य उन नीतियों को अपनाकर समाज में विकास और कल्याण लोगों का कर सकती है। तो वही क्या कहलाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाए। जो राज्य को नीतियाँ दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, जो प्रावधान शामिल किए थे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो प्रावधान शामिल किए गए, उन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया। अब इसको हम एक बार पढ़ते हैं। तो देखो क्या है कि संविधान निर्माताओं को यह पता था आने वाले समय में भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और समाज में नागरिकों को बीच समानता और सबका विकास कल्याण करने की जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए, जिसके माध्यम से वह समाज में विकास और लोगों का कल्याण कर सकें। उन्होंने क्या करा, समाज में बहुत सारी चुनौतियाँ थीं, समाज में बहुत सारे कार्य करने थे, बहुत सारी असमानताएं थी, उनको ख़त्म करने के लिए और राज्य के द्वारा विकास करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व संविधान में शामिल किए गए, उन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया या तत्व कहा गया। इनका जो मकसद था वो यही था कि समाज में विकास किया जाए, कल्याण किया जाए लोगों का, और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। और वो कैसे होगा, जब राज्य इन नीतियों को लागू करेगा, इनके तहत काम करेगा, और ताकि समाज में मौजूद समस्याओं को सुलझाया जा सके और ना ही इन नीतियों को लागू करने के लिए आने वाली सरकार पर दबाव डाला जा सके। और इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व को संविधान में नियमित किया गया कि भाई राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व तो दिए गए, बट उसका ये नहीं कहा गया कि इसको ये जरूरी है कि राज्य करेगा ही करेगा। मतलब ये दबाव नहीं डाला गया कि आने वाली सरकार या फिर मौजूद सरकार उनको जरूर करेगी संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर। ये राज्य का अपना नैतिक शक्ति होगी, नैतिक कर्तव्य होगा जो राज्य निभाएगा समाज में विकास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ और जानते हैं। मौलिक अधिकार की तरह इन्हें न्यायालय के जरिए लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे मौलिक अधिकार थे ना, जिनको क्या होता था कि भाई हम न्यायालय में जाके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, बट नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करवा सकते। ये राज्य के अपने कुछ सिद्धांत हैं, तत्व हैं, जिसके तहत राज्य समाज में लोगों के लिए कार्य करेगा। इसके लिए हम कानून में, न्यायपालिका में जाकर कानूनी तौर पर मांग नहीं कर सकते। और सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकते। अगर वो किसी भी निर्देश को, जो बताया गया है उनको नीति निर्देशक तत्वों के तहत, अगर वो किसी भी निर्देश को लागू नहीं करते हैं तो हम पर ये अधिकार नहीं है हमारे पास कि हम जाके न्यायालय में उसको चुनौती दें या मांग करें कि सरकार ऐसा करे ही करे। ये सरकार का अपना दायित्व है, जिम्मेदारी है, या कह सकते हैं उनका एक नैतिक कर्तव्य है जो उनको पूरा करना है। तो इस प्रकार इनको शामिल किया गया। अब देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ विशेषताएं। तो देखो क्या है, नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो बाध्य योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संविधान में शामिल किया गया एक भाग है जिसे निर्देश तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को विवश या मजबूर करेगी कि वह उन्हें लागू करे। इसके लिए कोई बाध्य योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कि राज्य को कोई बाध्य बनाया जाए कि आप इनको लागू करो। और इसका मतलब ये है कि हम न्यायालय में जाकर इनकी मांग भी नहीं कर सकते कि आप इनको लागू करें। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि राज्य को जो विवश करेगी या कहें जो मजबूर करेगी वो नैतिक शक्ति है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य बनेगा। जो लोग जिस राज्य को चुन रहे, जो सरकार चुन रहे, वो सरकार का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए क्या करे, काम करे। और काम करने के लिए वो क्या करेगी, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी, उसके तहत काम करेगी। दूसरी व्यवस्था देखें तो ये वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो समाज के रूप में हमें मंजूर करने चाहिए। मतलब ये वो उद्देश्य है, इसके तहत नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, तत्वों के तहत वो उद्देश्य, वो लक्ष्य बताए गए हैं जो समाज को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और जिन्हें
अपनाना चाहिए, तो ये बताया गया। और नागरिकों को ये वे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के अलावा ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को मिलने चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने वाले वो कह सकते हैं अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए, और वे नीतियाँ हैं जिन्हें सरकार को लागू करनी चाहिए। और नीति निर्देशक सिद्धांत वो नीतियाँ हैं जो सरकार को लागू करनी ही चाहिए लोगों के विकास के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त मिलने चाहिए। ये यहाँ पर बता रखा है वो तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वो तत्व हैं जो मौलिक अधिकार के अलावा भी नागरिकों को मिलने चाहिए। और नीति निर्देशक सिद्धांत वो नीतियाँ भी हैं जिन्हें सरकार को मंजूरी देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार को किस प्रकार बाध्य किया जा सकता है? तो देखो क्या है, जनता के दबाव और नैतिक शक्ति द्वारा सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कि भाई जो जनता है वो दबाव डाल सकती है सरकार पर, और जो आने वाली सरकार है उस पर भी दबाव डाल सकती है कि वो इन नीतियों को लागू करें। और साथ ही साथ सरकार के ऊपर ये कर्तव्य या दायित्व जिम्मेदारी थोपी गई है कि वो नैतिक शक्ति मानकर इनको क्या करेंगे, लागू करेंगे और मंजूरी देंगे। ठीक है, दूसरा, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के 4 उदाहरण दीजिए। अच्छा, इसमें ये बताना कि जब नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो राज्य को दिए गए थे, तो राज्य ने इनके तहत कौन कौन से कार्य करे शुरू में वो बताने। तो सरकार ने इनके तहत क्या करा, जमींदारी प्रथा को खत्म करा, उन्मूलन करा, क्योंकि जमींदार प्रथा उस समय बहुत चल रही थी। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास इतनी ज़मीनें होती थी काफ़ी सारी, और बाकी जो कुछ समाज के और लोग होते थे नीचे तबके वाले, उनके पास कुछ नहीं होते थे। तो सरकार ने क्या करा, ज़मीनों को जमींदारों से छीन कर उन गरीब लोगों को दी जिनको इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि जो निजी हाथों में बैंक नहीं होंगे, किसी प्राइवेट हाथ में नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्र के हाथ में बैंक कार्य करेंगे। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, मतलब लोगों को एक नियमित, मतलब एक सुनिश्चित मजदूरी दी जाएगी, उसका भी अनुमान, मतलब उसका भी एक पूरा न्यूनतम मजदूरी का एक प्रावधान किया गया कि भाई सबको एक समान पैसे या कोई सैलरी दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया उनके विकास के लिए। तो ये सारे कार्य क्या थे, राज्य के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत लागू किए गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इससे क्या अभिप्राय है? कि जो वाद योग्य नहीं है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय? तो इससे अभिप्राय बस यही है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। इनके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, जैसे मौलिक अधिकार के लिए जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। इनके लिए हमें क्या, हम इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायपालिका के द्वारा इनसे मांग नहीं कर सकते कि न्यायपालिका इनको लागू करवाए। ये राज्य की एक नैतिक शक्ति है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है जो राज्य को निभाना है। ठीक है, और ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में धारा नहीं किया, मतलब दायर नहीं किया जा सकता? जवाब दो कि नहीं है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में जाया नहीं जा सकता और उनके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता राज्य को? तो इसमें देखो क्या है कि पहला, प्राप्त जीवन का अधिकार, मतलब जीवन यापन का अधिकार के लिए हम नहीं जा सकते। वो हम न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते कि हमें प्राप्त जीवन जीने का, मतलब होता है ना, बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, स्वस्थ शिक्षा, मकान, इन सब के लिए जो बुनियादी जीवन की जो ज़रूरतें होती है उसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते राज्य के खिलाफ। और महिला और पुरुष को समान मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूरी देना, इसके लिए भी नहीं जा सकते। आर्थिक शोषण के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। काम का अधिकार मांगने के लिए भी न्यायालय में नहीं जा सकते। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन होती है, उसके लिए भी हम क्या नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और नीति निर्देशक सिद्धांत। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच में अंतर क्या है।